Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan, and today we will discuss unit number 5 of biostatic, the sampling distribution and the central limit theorem. So sampling distribution को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता हो कि पॉपुलेशन क्या है। कोई भी सब्जेक्ट या इनहेबिटेंट जो कि एक गिवन एरिया में और एक स्पेसिफिक टाइम में हो, या इनहेबिटेंट हमारे कंट्री के जितने इनहेबिटेड है तो ये हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है, जो एक साथ रहते हैं और एक टाइम की पॉपुलेशन आप बात करते हैं। गिवन कंट्री या गिवन एरिया इसलिए है कि उस एरिया की पॉपुलेशन की आप बात करते हैं, तो आप उस एरिया में जो गिवन सब्जेक्ट है, जो गिवन इनहेबिटेंट्स है, उसकी बात करते हैं। टाइम भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। अगर आप पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से इसलिए कंसिडर करें कि 2011 और 2015 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन में वाज़ेह डिफरेंस था। अब 2022 में जो पॉपुलेशन है ये भी चेंज हो गई है। सो पॉपुलेशन आपके पास क्या हो सकती है? इंडिविजुअल जो हम लोग हैं ये भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव व्हाटएवर जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है। हम कह सकते हैं कि एक कॉलेज में कितनी कुर्सियां है या कितने मोटर कार है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी इंडिविजुअल, व्हाटएवर कोई भी एलिमेंट हो, उसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। टारगेट पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन, एग्जांपल। टारगेट पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन से हम स्टडी पॉपुलेशन लेते हैं। स्टडी पॉपुलेशन वही एक ग्रुप जिससे हम सैंपल लेते हैं, और सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक पार्टिकुलर स्टडी की पार्टिकुलर पर्पस के लिए हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम टारगेट पॉपुलेशन की बात करें, अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ नर्सेज के ऊपर पेशावर में, तो पेशावर मेरा क्या है? पेशावर पॉपुलेशन इज माय टारगेट पॉपुलेशन, या पेशावर की नर्सेज मेरी टारगेट पॉपुलेशन है। तो मैं स्टडी पॉपुलेशन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पेशावर के सारे नर्सेज थे तो मैं नहीं एग्जांपल ले सकता। मैं एक स्टडी पॉपुलेशन को सेट करूँगा, और स्टडी पॉपुलेशन मेरा फॉर एग्जांपल 2 हॉस्पिटल हो गए, हैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मेरे स्टडी पॉपुलेशन हो गए, और इन दोनों हॉस्पिटल से मैंने सैंपल लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 नर्सेज होंगे, लेकिन हमने 200 सैंपल लेना है इन दोनों हॉस्पिटल से, 100 फ्रॉम ईच हॉस्पिटल रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास फिर सैंपल होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टारगेट पॉपुलेशन हमारा क्या है। पेशावर की नर्सेज हमारे टारगेट पॉपुलेशन है। जिन 2 हॉस्पिटल से हमने डेटा कलेक्ट करना है वही हमारे स्टडी पॉपुलेशन है, और इन दोनों हॉस्पिटल की 1000 सैम्पलिंग क्या है? सैंपल को सेलेक्ट करने की प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। कि एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे सैंपल। यहाँ आप इस डायग्राम में देख लें कि पॉपुलेशन से हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मीन के जो प्रोसेस, जिसकी प्रोसेस पे हम सैंपल लेते हैं, जिस प्रोसेस पे हम सैंपल लेते हैं, इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो पॉपुलेशन से सैम्पलिंग के जरिए हम सैंपल लेते हैं। वही सैंपल की जो फाइंडिंग है उसको हम पूरी अगर ये सैंपल इस पॉपुलेशन को ट्रू रिप्रेजेंट करता है तो सैंपल की फाइंडिंग के बेस पर हम पूरी पॉपुलेशन को इंटरफेयर करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट हो गया, या टेलीफोन बुक, वोटर लिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, या आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपने ही सैंपल लेना है। सैम्पलिंग एरर, कोई भी अगर पैरामीटर की एरर हो, सैम्पलिंग नेचर में मसला हो, व्हाटएवर, अगर रेंडमली आप सेलेक्ट नहीं किया है, या नॉन सैम्पलिंग एरर है। लेकिन सैम्पलिंग एरर इज मेनली अगर आपकी टोटल एस्टिमेशन एरर आप पैरामीटर आ जाए, टोटल जो आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर है उसमें एक या एस्टिमेशन में आपकी एरर आ जाए। आगे हम डिस्कस करते हैं जो इसके डिफरेंट टाइप्स है, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर। Sampling bias, systematic error study of non-random sample of the study। whatever आप systematically आपके से एक error हो जाए और non randomly sample आप ले ले, तो ये भी sampling bias होती है आपके पास। अच्छा, हम sample क्यों पढ़ रहे हैं? As we have mentioned कि sometime you can study the whole population,
बट ज़्यादातर टाइम आपके पास पॉपुलेशन को स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है. If we are going to do study on the students of particular college, graduating students, तो यहाँ पर हम ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं एक पार्टिकुलर कॉलेज या दो कॉलेजेस की, तो वहाँ पर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं. लेकिन इफ़ वी वांट टू स्टडी ऑन पिशावर नर्सेज या केपी नर्सेज या पिशावर की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की अगर हम एज भी मालूम करना चाहते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन. Then we should go for sample. And the sample should be the true representation of the population. That's why we should take sample for that population. So हम sample क्यों लेते हैं? अगर हम population की compare करें तो sample हमारे पास कम time consume करता है as compared to population. क्योंकि sample आप 200-500 लेते हैं, आप चंद दिनों में ले सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी पॉपुलेशन की सेंसस करते हैं तो उस पर बहुत टाइम लगता है. सैम्पलिंग सेम थिंग कॉस्टली नहीं होता है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन में तो आपने हर एक इंडिविजुअल या हर एक सब्जेक्ट को स्टडी करना है, उससे डेटा लेना है. सैम्पलिंग में तो आपने एक स्पेसिफिक सबसेट लेना है पॉपुलेशन से. एनालिसिस ऑफ द सैंपल इज लेस कम्बरसम. ये एनालिसिस उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है और मोर प्रैक्टिकल होती है और देन एंटायर पॉपुलेशन. मिसाल के तौर पर जितना आपकी सैंपल साइज ज़्यादा होता है आपके लिए एनालिसिस थोड़ी मुश्किल होती है. सैंपल की पढ़ना, सैंपल की एनालिसिस करना इज इजी टास्क, लेकिन पॉपुलेशन पूरी एनालाइज करना इट्स नॉट इजी टास्क एंड इट इज कम्बरसम एज कंपेयर टू द सैंपल. तो एनालिसिस आप इजीली कर सकते हैं सैंपल की एज कंपेयर टू पॉपुलेशन. तो इसीलिए हम एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते हैं, हम सैंपल को स्टडी करते हैं और इस वजह से करते हैं कि इट इज लेस कॉस्टली, लेस टाइम कंज्यूमिंग. एनालिसिस इज वेरी मच इजी एज कंपेयर टू पॉपुलेशन एनालिसिस. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी है. यू शुड नो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन के चांसेस, इक्वल चांसेस. प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास 0 से लेकर 1 तक होती है. 0.01 मीन के 1%, 0.1 मीन 10%, 0.74 मीन 24%. और प्रोबेबिलिटी में हमेशा पार्टिसिपेंट इनहेबिटेंट्स को इक्वल चांस होती है सिलेक्शन की. चांसेस की बात कर रहे हैं. और नॉन प्रोबेबिलिटी मीन जब चांस से बात खत्म हो जाती है और एक कन्वीनियंस या एक पर्पस की बेस पे आप रिसर्च सैंपल लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी सैंपल, एक बात जहन में याद रख ले कि प्रोबेबिलिटी सैंपल जब भी आप लेते हैं तो इट्स मीन आपने अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया है. तो इसलिए वो जो सैंपल की फाइंडिंग है उस पे आप जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन पे. लेकिन जब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी मीन कि आपने इक्वल चांसेस नहीं थे लोगों की सिलेक्शन की, और ये फिर आपकी जो पॉपुलेशन है उस पे आप इस फाइंडिंग को जनरलाइज नहीं कर सकते. मेनली अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को जनरलाइज करते हैं और क्वालिटेटिव में हम ज़्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आप जहन में ये बात रख लें कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में ड्यू टू एनी लिमिटेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम रिसोर्सेज की कमी की वजह से या जिस लेवल पे आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर उस वजह से आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ ना करें तो उस रिसर्च की, उस स्टडी की एक लिमिटेशन होती है और आप उस फाइंडिंग को जनरलाइज नहीं कर सकते. तो प्रोबेबिलिटी मीन के देयर वुड बी इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन for research, for study, and non-probability mean you are selecting people based on your research purpose या it's convenient for you या आप कोटा रिसर्च करना चाहते हैं. It's depend on your research. So अगर हम बात करें तो probability में हमारे पास 4 टाइप्स है: सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कन्वीनियंस से सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, पर्पजिव सैम्पलिंग है एंड नेटवर्क सैम्पलिंग है.
Probability sampling is a method of sampling that utilize some form of random selection. Probability sampling में you always go for randomness. In order to have random selection method, you must set off some process or procedure that assure that the different unit in your population have equal probabilities of being chosen. आप हमेशा जब भी probability sampling करते हैं तो ऐसे प्रोसेस से चलते हुए या ऐसा प्रोसीजर करेंगे आप जिसमें आप मेक श्योर करें कि जितने पॉपुलेशन से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उन सब की सिलेक्शन के चांसेस इक्वल हो। जब पूरे पॉपुलेशन में हर एक सब्जेक्ट को इक्वल चांसेस हो फॉर सिलेक्शन, उसी को हम रैंडमनेस कहते हैं और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सम डेफिनेशन यू शुड नो। सैम्पलिंग फ्रेम जिससे हमने सैंपल को सेलेक्ट करना होता है वो हम n से डिनोट करते हैं और n जो हमारे सैंपल होता है, सैंपल स्मॉल n डिनोट सैंपल। अब सैम्पलिंग फ्रैक्शन के आपने उस फ्रेम से कितना सैंपल लेना है, जब आप उस सैंपल को अपनी सैंपल फ्रेम पे डिवाइड करें तो आपके पास सैम्पलिंग फ्रैक्शन आ जाता है। एंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सबसेट ऑफ n फ्रॉम n, जो आप सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन से वो आपकी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ सबसेट है। Simple random, the very first type of probability sampling. It is a very simple survey design. We can also call it simple random sampling. इसमें आपके पास आप एक रेंडमली एक टेबल बनाते हैं या एक लिस्ट आप बना देते हैं और उसमें से रेंडमली कोड के हिसाब से आप अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो यू डोंट नो द सब्जेक्ट्स बाय नेम्स, यू जस्ट मेड कोड्स एंड यू मेक लिस्ट फ्रॉम इट एंड यू रैंडमली सेलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोड। सो आपको नहीं पता है कि इस कोड में कौन है, किस नाम इस कोड के आगे है, तो यू जस्ट रैंडमली सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस फ्रेम लिस्ट। The sample running sample objective is to select n units out of n, मतलब सैंपल को आपने फ्रेम से लेना है और उसमें हर एक को इक्वल चांसेस है सिलेक्शन की। जिस तरह आपने कहा कि आप सारे एक इंस्टीट्यूट की लिस्ट निकाल लेते हैं, उसी से आपने सैंपल करना है तो डेफिनेटली all the students, all the employees of that institution have equal chances of being selected. तो प्रोसीजर क्या है इसका? यूज अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर। आप एक टेबल बनाते हैं या एक लिस्ट बनाते हैं या कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेटर आप करते हैं, व्हाटएवर कोई भी प्रोसेस आप करें, कोई भी आप एक प्रोसीजर करें, लेकिन जिसमें इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो। अ मैकेनिकल डिवाइस टू सेलेक्ट द सैंपल। 3 ग्रुप है आपके पास, इन तीनों ग्रुप से किया क्या है? रैंडमली सिलेक्शन किया है। It's reduce error compared to simple random sampling if group are different from each other. अगर आपके पास ग्रुप डिफरेंट है तो ये, अगर आप फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं तो ये आपकी एरर सैम्पलिंग एरर की चांसेस कम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं और उसमें आप मेल फीमेल के रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि इक्वल ना हो या बहुत कम फीमेल आ जाए, मेल ज़्यादा आ जाए, तो ये आपकी सैम्पलिंग एरर की चांसेस कम करता है जब आप उसको मेल फीमेल में डिवाइड करें और फिर उसी से रैंडम सिलेक्शन करें। और सैम्पलिंग इम्प्रूव द इंटर ग्रुप कंपैरिजन, और ये जितना आप सैम्पलिंग को ज़्यादा लेते हैं उतना ये कंपैरिजन को और इम्प्रूव करता है। एक है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। ये एक सिस्टमेटिक वे है कि आप अपने, फॉर एग्जांपल, आपके पास टोटल सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? n क्या है? आपके पास 100 है। 100 लोगों में से आपने कितने लेने हैं? 20 लेने हैं। तो 100 को आप 20 पे डिवाइड करें, आपके पास सैम्पलिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। सैम्पलिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 20 है। तो 20 को फिर आप उसी टोटल n पे डिवाइड करें कि आपने कितने नंबर लेना है। मिसाल के तौर पर फिर हमने 100 हमारे पास n है और सैम्पलिंग फ्रैक्शन हमारे पास 20 है, हमने उसको यहाँ पर उस पर डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। हमने यहाँ 100 लोगों में से हर 5वें बंदे को उठाना है, हर 5वें बंदे को हमने सेलेक्ट करना है। तो ये आपके पास एक सिस्टमेटिक वे में आपने करना। अगर आप एग्जांपल देख ले कि आप रेंडमली 1 to 5, क्योंकि 1 से 5 के हिस्सों में से एक वो आपने सेलेक्ट करना है। आपने 1 से 5 के दरमियान आपने 4 उठा दिया। फॉर एग्जांपल, हम इसको आगे कर लेते हैं कि किस तरह आपने इसको लेके जाना है। नाउ टू सेलेक्ट द सैंपल स्टार्ट विद द 4 यूनिट इन द लिस्ट टू टेक एवरी 4th यूनिट। 1 से लेकर 5 तक आपने 4 को सेलेक्ट किया,
फिर 6 से लेकर 10 तक, उसमें अभी चौथा हिस्सा कौन सा आएगा? 9 आएगा। फिर आपके पास 11 से 15, तो 11 से 15 के दरमियान आपके पास फोर्थ फिगर कौन सा आएगा? आपके पास 19 आएगा, 14 आएगा, फिर 19 आएगा। इस तरह आपने हर चौथे हिस्से को 5-5 हिस्सों में अपने 100 पूरा फ्रेम को आपने 1 to 5 लिख दिया, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 एंड सो ऑन। और हर इसमें से एक आपने रेंडमली 1 से 5 तक आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी। फॉर एग्जांपल इमेजिन आपने 4 सेलेक्ट किया, तो 4 के नीचे क्या आएगा? फिर 9 आएगा, 9 के नीचे 14, 19, इस तरह 100 तक आप ले सकते हैं। आपके पास 20 यूनिट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज क्या था? 20 था, और हमने 20 को ही 100 पे डिवाइड किया था। इस एग्जांपल में आप देख ले, यहाँ पर आपने 5 उसमें डिवाइड किया है और आपने यहाँ पर 4 ले लिया है, तो 5 में से आपने 4 ले लिया, फिर 6 से लेकर 10 तक आपने 4 ले लिया, तो इस तरह 4, 9, 14, 19, 24, 39, ये आपके पास कितने फिगर बन जाएंगे? आपके पास 20 ही बन जाएंगे। आप कितना सैंपल लेना चाहते थे? 20 लेना चाहते थे। आपकी n बाई n कितना था? 5। आपने हर एक 5 फिगर में से एक को सेलेक्ट करना था। आपके पास टोटल साइज क्या है? 100 है। क्लस्टर सैम्पलिंग, जिस तरह हमने स्ट्रेटा की बात की थी कि हमने पहले इसको ग्रुप में डिवाइड करना है, यहाँ पर हमने अपने पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करना है। क्लस्टर में डिवाइड इसलिए कि हो सकता है कि क्लस्टर को आप कैसे डिवाइड करेंगे? क्लस्टर आप एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री या लोगों की सेम कैरेक्टरिस्टिक हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें पेशावर, मर्दान, सवाबी, इस तरह, तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रोविंस वाइज या व्हाटएवर किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बेस पे आपने अपने पॉपुलेशन को डिवाइड किया, फिर हर एक क्लस्टर से आपने रैंडमली सिलेक्शन किया। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर यूजुअली अलोंग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, रैंडम सैंपल क्लस्टर, मेजर ऑल यूनिट विद सैंपल क्लस्टर। मैं चाहता हूँ कि मैं इक्वल सैंपल में मैं 3 डिस्ट्रिक्ट पे करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों डिस्ट्रिक्ट से इक्वल सैंपलिंग करूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी पॉपुलेशन को पेशावर, सवाबी और मर्दान पे डिवाइड करना है, फिर मैंने दोनों हर एक डिस्ट्रिक्ट से इक्वल रैंडम सिलेक्शन करनी है। तो ये हमारे पास कौन सा सैंपलिंग होगा? क्लस्टर सैंपलिंग। यहाँ पर आप देख लें कि population divided into groups, some of the groups are randomly selected for a given sample size. A cluster sample has more error than sample random. अब क्लस्टर में एरर ज़्यादा होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे जब आप लोगों को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने इक्वली डिवाइड किए हो। एक स्कूल और दूसरे स्कूल की आप कंपेरिजन करते हैं, व्हाटएवर आप सिटी की कंपैरिजन करते हैं, पेशावर, मर्दान, एरर स्मॉलर इफ द क्लस्टर आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर आप पेशावर और मर्दान की कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो फिर आप एरर के चांसेस कम है, या पॉपुलेशन सेम है, या कैरेक्टरिस्टिक सेम है। लेकिन अगर मार्जिन एरर है, फर्क है, तो फिर आपके पास एरर की चांसेस ज़्यादा होती है। स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, यहाँ पर एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर मीन कि सबसे पहले आपने अपने पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड किया है। यहाँ पर मिसाल पर तो ये हमारे पास पेशावर हो गया, ये हमारे पास मर्दान, ये हमारा नौशहरा, ये हमारे पास सवाबी। फिर आपने कहना है कि यार मैंने नर्सिंग को मैंने 4 अलग अलग उस पे लेना है, ग्रुप्स में लेना है। आपने यहाँ पर BSN ले लिया, पोस्ट RN ले लिया, MSN और आपके पास डिप्लोमा ले लिया। आपने आप चाहते हैं कि मेरे चारों डिस्ट्रिक्ट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और फिर आप चाहते हैं कि मेरे हर एक फिर स्टेटा इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। आपने 4 स्टेटम में आपने हर एक क्लस्टर को डिवाइड किया है, तो ये आपके एरर को ओवरकम कर देते हैं, क्योंकि आपके पास हर एक डिस्ट्रिक्ट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में से आपकी इक्वल जो एजुकेशनल लेवल है, पोस्ट RN, MSN, BSN, डिप्लोमा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। So reduce the error in cluster sampling by creating strata of the cluster. Cluster की आपने strata डेवलप करनी है। पहले आपने cluster में डिवाइड किया, पर हर एक cluster से आपने एक strata ले लिया, 4 strata ले लिया आपने। It's cost saving cluster with the error reduced stratification. अच्छा, क्लस्टरिंग और स्ट्रेटिफिकेशन जिस तरह हमने दोनों एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, लेकिन नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। Stratification divide the population into groups different from each other. मिसाल सेक्स पे आप लेते हैं तो मेल फीमेल डिफरेंट ग्रुप से, रेस, कलर आपकी डिफरेंट है, एजेस आपकी डिफरेंट हो सकती है। एज ग्रुप की हम बात करें 15 से कम, 15 to 30, 30 to 45, तो ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन।
आप सैंपल रैंडमली फ्रॉम एज ग्रुप करते हैं। और आप अगर क्लस्टर की बात करें तो अपने पॉपुलेशन को कंपेरेबल ग्रुप में डिवाइड करना है। जिस तरह आपने स्कूल्स डिफरेंट स्कूल में डिवाइड करना है, सिटीज में डिवाइड करना है, तो आपकी पॉपुलेशन आपने अकॉर्डिंग कंपेरेबल ग्रुप में करना है, क्योंकि स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक तो हर जगह सेम स्कूल्स होते हैं, आपने इसको डिफरेंट स्कूल में डिवाइड करना होता है। दोनों से आपने रैंडम सेलेक्ट करना है ईच ग्रुप से। यहाँ पर आपने स्टेटा से भी आपने रैंडम सिलेक्शन करने हैं, यहाँ पर आपने क्लस्टर से भी रैंडम सिलेक्शन करने हैं। सर्टिफिकेशन में आपके पास चांसेस ऑफ एरर कम होती है और क्लस्टरिंग में आपके पास एरर की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लस्टरिंग में ज़्यादातर टाइम आपकी जो सिलेक्शन होती है वो आपकी जो कंपेरेबल होती है वो सेम नहीं होती है, डिफरेंस होती है। जब डिफरेंस होती है तो वहाँ पर एरर की चांसेस ज़्यादा होती है। और ग्रुप्स आपके पास डिफरेंट ग्रुप लेते हैं तो आपके पास उसमें रिप्रेजेंटेशन इक्वल होती है। Stratification is very expensive as compared to clustering, because सर्टिफिकेशन आप एक सेम पॉपुलेशन में से आपने डिफरेंट ग्रुप को बनाना होता है, और क्लस्टरिंग आपके पास ऑलरेडी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री पे डिवाइडेड है। स्कूल आपके पास डिफरेंट स्कूल है, 2 स्कूल है, तो ऑलरेडी वो स्कूल एक का नाम अलग है, दूसरे का नाम अलग है, तो ऑलरेडी आपके पास वो डिवाइडेड है। तो सर्टिफिकेशन में एरर की चांसेस कम होती है एज कम्पेयर टू क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में एरर के चांसेस ज़्यादा होती है। सर्टिफिकेशन आपके पास मोर एक्सपेंसिव है, क्लस्टरिंग आपके पास कॉस्ट सेविंग है। सर्टिफिकेशन में आप पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स पे आप डिवाइड करते हैं, और क्लस्टरिंग में आप कंपेरेबल ग्रुप पे आप डिवाइड करते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पे करते हैं। दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफिकेशन एंड। Now we should talk about non-probability sampling. We have 4 non-probability sampling: convenience sampling, quota sampling, purposive sampling, and network sampling. Convenience, as the name indicate convenience, कि जो चीज़ जो जहाँ पर आपके लिए easiness हो, आपके पास accessibility हो, जो जहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंसिवनेस कम आएंगे, कॉस्ट सेव होगा मेरा, तो डेफिनेटली जब आप इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर आपके पास चांसेस ऑफ सिलेक्शन इफ फॉर ईच ऑफ सब्जेक्ट रिड्यूस होती है, सबको इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होती है। सो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ये लेता हूँ, इफ आई एम वर्किंग इन BKMC सॉबी और मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं BMC से ही अपना रिसर्च सैंपल सेलेक्ट करूँ, तो डेफिनेटली इट्स कन्वीनियंट फॉर मी और ये मेरे लिए इनएक्सपेंसिव होगा। तो इट्स नॉट इक्वली रिप्रेजेंट द होल सॉबी पॉपुलेशन, the whole Sabi hospital population. It will just represent BMC population, BMC nurses population. So मेरे लिए कन्वीनियंट है, मेरे लिए आसान है, accessible है, तो that's why I am going to get sample from BMC. This is the type example of convenience sampling. मैं कोटा सैम्पलिंग की बात कर रहा हूँ। कोटा सैम्पलिंग इज जस्ट लाइक द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी में स्ट्रेटिफाइड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, 2 और मोर ग्रुप्स में, यहाँ पर हम भी कोटा सैम्पलिंग हमने स्ट्रेटम में डिवाइड करना है, डिफरेंट स्ट्रेटम में अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करना है। लेकिन वहाँ पर हम जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पल रैंडम की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने स्ट्रेटम को फिर स्ट्रेटम से ईच स्ट्रेटम से हमने रैंडम सैम्पलिंग लिया था। लेकिन यहाँ पर हम हर एक स्ट्रेटम से रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। फिर फॉर एग्जांपल आपने अपने पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटम में डिवाइड किया था और फिर हर एक स्ट्रेटम से आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं या जजमेंटल सैम्पलिंग करते हैं। तो कन्वीनियंस और जजमेंटल सैम्पलिंग इटसेल्फ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। दैट्स व्हाई कोटा सैम्पलिंग को हमने कैटेगराइज किया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लें कि हमने एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप लाइक बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन्स, हमने उससे भी सिलेक्शन करनी है, तो जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं ना तो उसमें हिंदू की सिलेक्शन के चांसेस और बाकी लोगों की चांसेस इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर आपने कंफर्म किया है कि मैंने इतने सैम्पलिंग हिंदू से लेना है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोटा वर्सेस स्ट्रेटिफाइड, जिस तरह हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा है, प्रोसीजर दोनों का सेम है।
एंड सर्टिफाइड सैम्पलिंग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज रैंडम। यहाँ पर आप इस सर्टिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, इसमें आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। कॉल बैक आर यूज टू गेट द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, आप कॉल बैक भी करते हैं कि उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आप डेटा ले लें। सर्टिफाइड सैम्पलिंग विदाउट कॉल बैक में नॉट इन प्रैक्टिस, कॉल बैक के बगैर ये प्रैक्टिस में नहीं होता है, बट इट बी मच डिफरेंट फ्रॉम कोटा। कोटा में आप क्या करते हैं, interviewer select first available subject who meets criteria. As a convenient sampling, a highly controlled quota sampling gives probability sampling trying to release हाई कंट्रोल कोटा में आप प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली होती है जो आपकी क्राइटेरिया को मीट करती है। लेकिन जब आप कोटा स्टेटम में डिवाइड करते हैं, फिर आप कन्वीनियंस या जजमेंट लेते हैं, तो ये आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसमें आप एक पर्पस की बेस पर रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये समझते हैं कि मेरी पाकिस्तान पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कराची सिटी में से ही पूरी हो जाएगी। मेरे रिसर्च की पर्पस कराची की सिटी से ही अब मेरे पॉपुलेशन को ट्रू रिप्रेजेंट करेगी और यहाँ से ही मेरे रिसर्च सैम्पलिंग लेनी है। या मैं ये सोचूं कि मैंने कुवैत की नर्सेज पे करना है, तो कुवैत की नर्सेज मुझे आईसीयू में ही से मिल जाएगी, तो मेरे पर्पस यहाँ से ही मुझे मिलती है। यू डिसाइड योर सैम्पल ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्पस। नेटवर्क स्नोबॉल सैम्पलिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। यहाँ पर आप ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, बहुत रेयर यूज़ होता है, और जो स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज़ जो लोग हाइड करते हैं उसी के लिए ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं। यू फाइंड वन सब्जेक्ट and then you relies on referral from this initial subject to generate additional subject। आप उसी एक सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। वो फॉर एग्जांपल HIV एड्स का एक पेशेंट आपने फाइंड किया, उसी से आप सारी चीज़ें आप उनको शेयर करें, द पर्पस ऑफ योर रिसर्च, द कॉन्फिडेंशियलिटी। उसी एक सब्जेक्ट से फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को आप मालूम करें, फिर उसी से आप और सब्जेक्ट्स को मालूम करें। तो इस तरह एक नेटवर्क की तरह आप सैम्पलिंग करते हैं। While this technique can dramatically lower research cost, at cost at the expense of introducing bias, because the technique itself reduces the likelihood the sample will represent a good cross section of the population। ये आपके एक ये इस मेन चीज़ क्या है कि ये बायस और एक्सपेंसेस जिसमें क्या होती है, कम होती है। बायस इसमें इसलिए है कि टेक्निक में ज़्यादातर ये आपके पॉपुलेशन की क्रॉस सेक्शन होती है, लेकिन यह इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, और जिस तरह इसमें हर एक बंदे को इक्वल चांसेस नहीं होती है, क्योंकि जिस बंदे को आपने सेलेक्ट किया है उस बंदे के बेस पर आपने दूसरों को सेलेक्ट करना है। तो सारे लोग जो HIV एड्स वाले होते हैं उनको इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होती। सो सैम्पल साइज़ क्या है, जितना आप सैम्पल साइज़ बड़ी आपके पास डाइवर्स पॉपुलेशन होती है तो इतने आपने लार्ज सैम्पल लेना है। डिज़ायर प्रिसीजन नीड लार्ज सैम्पल टू गेट स्मॉल एरर, जितना अगर आप एरर को स्मॉल करना चाहते हैं तो आपने सैम्पल साइज़ को लार्ज लेना है। सैम्पलिंग डिज़ाइन एफ स्मॉलर एफ स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में एरर की चांसेस कम होती है। लार्जर एफ क्लस्टर, क्योंकि क्लस्टर में एरर की चांसेस ज़्यादा होती है, तो अगर स्ट्रेटिफाइड लेना है कम लेना है, क्लस्टर लेना है तो ज़्यादा लेना है। नेचर ऑफ एनालिसिस, कम्प्लेक्स मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक नीड लार्जर सैंपल, अगर इस तरह की मल्टीवेरिएबल है तो आपने फिर लार्जर सैंपल लेना है। एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल डिपेंड ऑन द सैंपल साइज, नॉट अ रेशियो टू सैंपल पॉपुलेशन, जितना आपकी सैंपल साइज है इस पे डिपेंड करेगा एक्यूरेसी। सैंपल टू पॉपुलेशन रेशियो पे कभी एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करेगा। In the next session we will discuss the type of sources of error in statistical data, inshallah.